क्योंकि दिनकर की धरती के हम लोग हैं तो कहीं न कहीं तो वो तो आ ही जाता है, याचना नहीं अब रन होगा। शासनों के सिवा कुछ मिला नहीं। फिर में साहेबपुर कमाल प्रखंड मुख्यालय में, बलिया प्रखंड मुख्यालय में, मटिहानी प्रखंड मुख्यालय में, बेगूसराय जिला मुख्यालय में, मंझौल में मुख्यालय में, अनमोल मुख्यालय में और इधर पूरा प्रखंड मुख्यालय में हम सरकार और सिस्टम को हम जगाने का काम करें। उनसे हम हमारे दिल को बहुत भाता है जब कोई ये कहता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मिले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन किसके दम पर? कुछ ऐसे लोगों के दम पर, जैसे राजीव भैया जैसे लोग हैं कि लगभग 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद भी उस गुलाम काल में झेले हुए दर्द को, नमक सत्याग्रह को अपने दिल में सजो के रखे हैं। श्री बाबू के लिए, अनसनियों के लिए, सत्याग्रहियों के लिए पदयात्रा करने चले जाते हैं। तो आज बहुत मशहूर एक गाना चला है, खूब लोग सब अपना अपना बेटा बुतरुक जो है ना, कोई जीएम बना रहा है, कोई सीएम बना रहा है। तो हमारा मन में कहा कि हम राजीव भैया कहीं कह दें, राजीव भैया जीएम से लड़िए ना डीएम से लड़िए हो। अरे ये तो बेगूसराय के अंश नहीं है, सीएम और पीएम से लड़िए हो। तो भैया कब रुकेगा ये कारवाई, लड़ाई झगड़ा कब बंद कीजिएगा? हम लोगों की एक छोटी सी मांग है। छोटी सी मांग मतलब छोटी सी, जैसे सरकार से कुछ मांग रहे हैं तो मांग छोटा कैसे होगा? उसके लिए दिल बड़ा चाहिए। दिल बड़ा चाहिए, क्योंकि जो आज हम आज़ाद भारत में जो सांस ले रहे हैं उसके लिए हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और उनके त्याग तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। आप हमारे बेगूसराय में जब दांडी में गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक कानून को भंग किया गया था, तो उस समय बिहार के श्री डॉक्टर सिकरी सिंह के नेतृत्व में मुंगेर से गढ़पुरा तक की लगभग 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करके नमक कानून भंग किया गया था। तो पिछले 82 साल से वहाँ पर लोगों ने उसको बलमूत्र त्याग स्थल बना दिया था। 2011 में हम लोगों ने वहाँ पे प्रयास शुरू किया। 2012 में वहाँ उप मुख्यमंत्री आए, 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए और वहाँ पे उन्होंने स्मारक निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही साथ उसी हफ्ते वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण के लिए राज्यपाल के एक विशेष आदेश के तहत ज़मीन अधिग्रहण किया गया, जिसमें ऑलरेडी ज़मीन अधिग्रहण हो चुका था। जिला प्रशासन को सिर्फ उसको टेक ओवर और हैंड ओवर की प्रक्रिया करनी थी। अगले साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी गए। उन्होंने भी कहा कि श्री बाबू के कद के अनुसार यहाँ भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। हम लोगों को बहुत विश्वास था यह काम जल्द से जल्द होगा, लेकिन ठेकेदार, भ्रष्ट अफसर और नेताओं के चक्कर में वहाँ पे ऐसा मामला उलझ गया कि ज़मीन अधिग्रहण किए बगैर एक ABCD पढ़े बगैर XYZ हो गया। ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ और वहाँ पे ठेकेदार ने अफसरों के साथ, भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलीभगत करके, वहाँ के कुछ नेताओं के साथ मिलीभगत करके गलत निर्माण कर दिया। वो निर्माण जो है एक्चुअली अवैध है, अधूरा भी है और त्रुटिपूर्ण है। अवैध इसलिए है कि जब ज़मीन अधिग्रहण हुआ ही नहीं, नक्शे के अनुरूप जब जगह मिला नहीं, तो उसने जो निर्माण किया वो अवैध है। दूसरी बात, ये अधूरा इसलिए है कि उसमें बहुत कुछ बनना था। पार्क बनना था, उसमें वाचनालय बनना था, पुस्तकालय बनना था, म्यूजियम बनना था। उसके जगह बस एक ढांचा खड़ा करके ठेकेदार और ऑफिसर और नेताओं ने मलाई छांट लिया और उस अवैध निर्माण को उद्घाटन की तैयारी कर दिया। थोड़ा बीच में रोक देता हूँ, क्योंकि बिहार में हम आश्चर्य होता है, कभी कभी पुल नदी होता है, पुल गायब कागज़ पर बन जाता है। कितना आश्चर्य लग रहा है आपको कि आप कह रहे हैं कि भू अर्जन किया गया, ज़मीन खाली है और बन गया, हद नहीं। क्योंकि यह सबसे हम ये टोकेंगे कि लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि नीतीश बाबू जैसे, जीतन राम मांझी जो लोग की मुख्यमंत्री हैं और आज भी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ आए, इसका मतलब है कि आस्था और विश्वास है उन क्रांतिकारियों में। उन खास करके जो श्री बाबू हैं वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं रहे, आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है उनको, उनके प्रति आस्था और विश्वास है। लेकिन ऐसा क्या मामला है कि कई बार अलॉटमेंट भी मिलता है आपको, सरकार के द्वारा ये सब कुछ होता भी है, ये बीच में कहाँ अटका हुआ है? क्या राजीव गांधी वाला जो कह गए थे वो कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही पहुँचता है, वो वाला सिस्टम अभी तक लागू है क्या? निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, श्री बाबू के बाद बिहार की गाथा अगर लिखी जाएगी विकास की, तो नीतीश कुमार का विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद अतुलनीय योगदान है।
गढ़पुरा जैसी जगहों पर बेगूसराय मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर सुदूर देहात, अंग्रेजों से डर के मारे या अंग्रेजों के द्वारा नज़र ना पहुंचे नमक कानून को तोड़ने के लिए उस जगह को चुना गया था। एक नौनिया समाज भी वहां रहते थे जो कि मुख्य सूत्रधार थे और जिनका आजीवन ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए गढ़पुरा को चुना। तो गढ़पुरा के प्रति हमारे मुख्यालय से, हम नाम नहीं लेंगे, गिराज दाग नाम का ही लेंगे, लेकिन जिला मुख्यालय की जो जिम्मेदारी रहती है ना, ये क्यों नहीं कुछ करते हैं? देखिए, आज का जो नौजवान है उसको पता नहीं है नमक कानून क्या था। नमक एक कुटीर उद्योग था। आज का बच्चा जो गुक्की और अरमानी का कपड़ा पहनता है और लुई फिलिप और ब्रांड फैशन में ख़रीदारी करता है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे लोगों को पहनने के लिए तन पे कपड़ा नहीं होता था। कपड़ा इंग्लैंड मैनचेस्टर से बन के आता था और यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, हस्तकरघा, बर्बाद हो चुका था। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जब आंदोलन किया था, उन्होंने कहा था कि जो विदेशी चीज़ है उसको जलाओ और चरखा अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने से 2 फायदा था। एक तो था कि आप अपने से अपना काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ था कि आप इतनी बड़ी ताकत नहीं थे कि ब्रिटेन से टकराते, रोज़ जालियांवाला बाग कांड करवाते, कितने लोगों को मरवाते हो। गांधी बहुत, अमित शाह जी ने कहा था कि चतुर बनिया थे। कहीं न कहीं बोलने का जो कंटेक्स्ट हो वो अलग होगा, मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा था बहुत सही कहा था। उन्होंने एक सोची सही समझी रणनीति के तहत अंग्रेज़ों को तबाह करने के लिए, उनके मैनचेस्टर के गारमेंट इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए उन्होंने हस्तकरघा, अपना चरखा का काटने का आह्वान किया था। और उसके बाद उस समय के लोगों बताते हैं कि मैनचेस्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है। नमक पर भी अंग्रेज़ों ने उसी तरह का कुछ खेल किया था। नमक भी कुटीर उद्योग था। हर गांव में नमक नौनिया समाज के लोग बनाते थे। समुद्र किनारे भी जो है एक जाति विशेष के लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। वो कुटीर उद्योग था। अंग्रेज़ों ने इस पर टैक्स लगा दिया। उनका विचार था कि हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो नमक खाएँ। वो काला कानून था, क्योंकि आप जो बाहरी चीज़ खाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो स्थानीय उद्योग है वो मारा जाता है और जो उससे लगे हुए कामगार हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो गांधी ने उस चीज़ को पकड़ा। हर थाली में नमक है और उसके ऊपर अंग्रेज़ों का चोट था, हमला था। गांधी जी उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 340 किलोमीटर की पदयात्रा उस धूप में साबरमती आश्रम से दांडी के लिए शुरू किए। शुरुआत दिनों में लोगों ने काफ़ी इसको सीरियसली नहीं लिया और कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता लोग जो थे उसमें नहीं आ पाए थे, शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में लोगों का मजमा लगते गया और नमक सत्याग्रह आंदोलन बहुत सफल रहा और कहा जाता है कि एक चुटकी भर नमक जो है उसने अंग्रेज़ों की चूल्हे हिला दी। तो आज जो युवा पीढ़ी इस बात को समझते नहीं है कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है। उन लोगों को शायद आज़ादी भैया ने बहुत समान रूप से आपको काला कानून के बारे में बताया। ऐसे ही काला कानून, तिनकठिया कानून, यदि ये तिनकठिया कानून लागू होता, हमारे क्रांतिकारी नहीं लगते, नील की खेती के माध्यम से आपकी ज़मीन अब तक बंजर हो गई होती। बेगूसराय जगहों पर जो आज हम कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करते हैं, गेहूँ उत्पादन करते हैं, शायद सपना ही होता आपको। किसान बनकर रहना और बंजर भूमि में किसान बनकर अपने आप को घोट देना एक जैसा होता। आज उन तमाम क्रांतिकारियों को याद करते हुए भैया करने वाले क्या है ये तो बताना बहुत जरूरी है। आप हर साल एक पदयात्रा निकालते हैं, बहुत लंबी पदयात्रा, लगभग 100 किलोमीटर की, मुंगेर से गढ़पुरा तक आप पैदल जाते हैं। उसकी तैयारी जोर शोर पर है। क्या इस बार क्या प्लान है आपका? कहाँ कहाँ रुकाव स्टॉपेज होगा? किन किन लोग वक्ता लोग हो गए? हम लोग जो पदयात्रा करते थे उसका नाम नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा रखे थे। बड़े उम्मीद से रखे थे कि जो नई पीढ़ी है उसको गौरव का एहसास होगा उस स्मृतियों को ताज़ा करने से। लेकिन ये जो सरकारी सिस्टम है इसने उस गौरव गाथा को लगता है मिटाने का नाम कसम खा लिया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में 1 इंच ज़मीन जो है वो उसने चेक ओवर नहीं किया और न हैंड ओवर किया है, जबकि राज्यपाल के विशेष आदेश से ये है वो गौरवशाली बात है। गौरवशाली 100 किलोमीटर, आज के ज़माने में वो कड़ाके की धूप होती है, आपके साथ बुजुर्ग लोग होते हैं, सब पैदल चलते हैं, उनमें कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा? इस बार पदयात्रा नहीं होगी। इस बार यात्रा का नाम नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा नहीं है, नमक सत्याग्रह यात्रा है। गाड़ी से होगा, क्योंकि दिनकर की धरती के हम लोग हैं तो कहीं न कहीं तो वो तो आ ही जाता है। याचना नहीं, अब रन होगा। तो मैं उस रन की तैयारी के पहले एक कहिए कि एक आग्रह का जो अलग रूप होता है सत्याग्रह, तो उसकी तैयारी में हैं हम लोग। और उसी के तहत जो है हम लोग पहले भी
गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठे थे मौन सत्याग्रह पे, मुंगेर में। ना बेगूसराय में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष 2020 में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे थे, लेकिन आश्वासनों के सिवा कुछ मिला नहीं। अभी जो है हम लोगों की तैयारी है कि इस बार उस पदयात्रा के दरमियान मुंगेर में, साहेबपुर कमाल प्रखंड मुख्यालय में, बलिया प्रखंड मुख्यालय में, मटिहानी प्रखंड मुख्यालय में, बेगूसराय जिला मुख्यालय में, मंझौल में मुख्यालय में, अनवल मुख्यालय में और गरपुरा प्रखंड मुख्यालय में, सब जगह हम लोग सत्याग्रह पर अलग अलग बैठें और इस माध्यम से हम सरकार और सिस्टम को हम जगाने का काम करें। उनसे हम सत्याग्रह के माध्यम से हम उनका ध्यानाकर्षण का काम करें और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक भी हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री महोदय तक भी इस बात को पहुंचाया था, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन सब कुछ के बावजूद। तारीख क्या निर्धारित है इसकी? 17 अप्रैल को हम लोग सुबह मुंगेर में रहेंगे, दोपहर बाद साहेबपुर कमाल में रहेंगे प्रखंड मुख्यालय में, 18 को रहेंगे बलिया में सुबह में, सेकेंड हाफ में रहेंगे मटिहानी में, 19 को पूरे दिन 3-4 घंटे का कार्यक्रम होगा बेगूसराय में, 20 को मंझौल में गांधी मूर्ति के पास और 21 को हम लोग प्रखंड मुख्यालय के पास गरपुरा में सत्याग्रह कार्यक्रम करेंगे। तो इसके साथ चूंकि इतनी लंबी बातों में आपको हमने ये बता दिया कि अब भी उन लोगों को, जो लोग कि हमारे लिए सदैव आदरणीय हैं, जिन लोगों ने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान खोया, उन लोगों के लिए अब भी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। उन्हीं के नाम पर सत्याग्रह करते हैं, पदयात्रा ना सही, लेकिन जो अनशन का तरीका है वास्तविक में धरना का स्वरूप है। और राजीव भैया जैसे लोग जो कि हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर बात करते आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। उन सत्याग्रहों को याद किया जाएगा, इस सरकार को जगाया जाएगा। तो तारीख मुकर्रर है 17 अप्रैल, वहाँ मुंगेर से लेकर गढ़पुरा तक में बीच में जिन जगहों को चिन्हित किया गया, मैं कम से कम आपको बताते रहूँगा। आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को कम से कम एक श्रद्धा समूह अर्पित कर दें। भैया तिरंगा लेके चलते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। आज के युवाओं को आजकल जो है ना, तिरंगा सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन खरीदते हैं और फेंक देते हैं वक्त से पहले। तो उन लोगों को शायद सोचना होगा, जब आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि भैया क्या क्या चीज़ सिखाते हैं। तो जिन लोगों को लगे जरूर समर्थन करें। गढ़पुरा बेगूसराय का ऐतिहासिक जगह, जहां पर नमक श्री बाबू घायल हो गए थे, अंग्रेजों के भेजे गए चटुकारों के द्वारा उनको पैर खींचकर गिराया गया था। ऐसे जगहों के लिए भैया लड़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है वो तो बताएगा 17 अप्रैल को आप कितना जग पाते हैं। और कुछ कहेंगे भैया? जय हिंद जी। कि आप सबसे आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से आग्रह करेंगे, ये मेरा निजी कार्यक्रम नहीं है और न मेरा कोई एनजीओ है कि कोई एनजीओ के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सबका कार्यक्रम है, सब श्री बाबू सबके थे, जाति धर्म सबसे ऊपर थे वो। तो हम सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग इसमें समर्थन दीजिए, जहाँ भी हो सके आधा घंटा 1 घंटे के लिए उसमें शामिल होइए और सरकार को जगाने का काम कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका सुनने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, और एक्स्ट्रा हम आभार आपको दे जाते हैं। क्योंकि आप यदि नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि ये नमक सत्याग्रह के लिए लड़े गए लोगों के लिए नमक हरामी होगा। इस शब्द को समझते हैं ना आप, नमक हरामी? एक ही शब्द में नमक हरामी और नमक हलाली बहुत छोटे से अंतर के साथ बदल जाता है। यदि आपको लगता है कि वास्तव आप करना क्या चाहते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कहे कि कबीर दास जी कहाँ है, कबीरा चले पहाड़ पर, दिया अपना लटका, आगे नहीं कहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।